अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाह तौक़ीर इस्लाम। जैसे कि आप जानते हैं हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को अपने प्रोग्राम में मौजूद करते हैं। आज जो पर्सनालिटी है हमारे साथ है वो है एक जर्नलिस्ट और एक्टिविज़म में भी रुचि रखते हैं, सैयद शाकिर साहब। शाकिर साहब आपका खैर मकदम कश्मीर न्यूज़ में। शाकिर साहब आप एक्टिविज़म में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। सबसे पहले आपको रिसेंटली पता होगा एसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन आई क्लास 4 की तरफ से, क्लास 4 जो एम्प्लॉय है वो दिए, लेकिन उसमें उन्होंने जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी है वो 10+2 रखी है। उसके बाद जो जिन्होंने 10+2 से ज़्यादा पढ़ाई की हो लेकिन उनको नॉट एलिजिबल करार दिया गया। लीगली ये कहाँ तक सही है? पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक अहम विषय है जो एसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें जो हम अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको जॉब्स देने की बात हो रही है। कुछ 8,000 कुछ पोस्ट निकले हैं उसमें, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, मुझे भी कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कॉल करके बताया कि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनकी गलती क्या है कि उन्होंने पढ़ाई ज़्यादा की है। एक्चुअली उसमें जो दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उस पोस्ट के लिए है वही बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होगी और मैक्सिमम उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th होनी चाहिए। अब जो हमारे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, जिन्होंने पीएचडी की है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उनको उसमें एलिजिबल नहीं रखा गया है। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि पहली चीज़ है कि हमारे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको इस जॉब की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई ज़्यादा की। क्लास 4 कोई बड़ा जॉब नहीं है, ये एक जिसके पास कम तालीम होगी उस इंसान के लिए है। लेकिन जब हम करंट सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं, 5 अगस्त से यहाँ के बच्चों का प्राइवेट सेक्टर छीना गया, यहाँ के नौजवानों का प्राइवेट सेक्टर छीना गया, उनकी रोजी रोटी छीनी गई, और आज दूसरा 5 अगस्त 2020 आने वाला है, अभी तक जो है वो अपनी बिजनेस को रिज्यूम नहीं कर पाए। क्योंकि जो 5 अगस्त को जो भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो एब्रोगेट किया गया, ठीक है। तो उसके बाद कोविड-19 आ गया। कोविड-19 की वजह से फिर से लॉकडाउन हो गया, पूरे हिंदुस्तान में भी, पूरे दुनिया में हो गया और उसकी के साथ साथ कश्मीर में भी हो गया। अब मसला क्या है कि हम नहीं कहते, देखो या तो गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए था कि मैंने कहीं सुना कि गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे पास, जिनकी ग्रेजुएशन हुई है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या जिनका पीएचडी है, उनके लिए हम अलग से जॉब लेके आ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को यही करना था तो उनको साइमल्टेनियसली जो है वो पोस्ट भी अनाउंस करने चाहिए थे, ताकि ये जो क्योस है बच्चों में, स्टूडेंट्स में जो क्योस है, जो परेशानियां हैं, परेशान हो गए। कहीं जम्मू में भी प्रोटेस्ट हो रही है, यहाँ पर भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया को लेके सोशल मीडिया में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि ये जो आपका डिसीजन है कि इसमें हायर क्वालिफिकेशन 12th है और जिसको 12th से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लोग डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जिनकी क्वालिफिकेशन 12th से ज़्यादा है 12th तक ही वेटेज उनको दी जाए, जो आगे जो क्वालिफिकेशन है। जी एग्जैक्टली उनकी डिमांड ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 12th है, अगर उसके बाद फिर हमने ग्रेजुएशन भी किया, अब हमें उसका एक्स्ट्रा वेटेज मत दीजिए, लेकिन कंप्लीट करने दीजिए। क्योंकि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो नोटिफिकेशन के मुताबिक है वो कैसे होगी कि एक एग्जाम, रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम में अगर ग्रेजुएशन वाला भी पार्टिसिपेट करता है, क्या दिक्कत है? पार्टिसिपेट करे, अगर वो क्वालिफाई कर पाता है तो उसको जॉब मिलती है, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। या दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने, जो बच्चा आज 10th में है या 11th में है, 12th में है, कम से कम वो ग्रेजुएशन तो कर ले, उसका तो भी पढ़ाई का टाइम है। जो बच्चा आज 10 साल 5 साल से ग्रेजुएशन करा हुआ बैठा है, वो ओवर एज होने को है, वो कल तक ओवर एज हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? देखिए आप कह रहे हो कि हमारे बच्चे नौजवान ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, उनको फाइट कर, यानी डिप्रेशन से फाइट करने के लिए उनको वर्गलाया जाता है, उनको ड्रग पेडलर्स जो है उनका शिकार हो जाते हैं, वो फिर ड्रग्स यूज करते हैं। अगर एक बच्चे ने ग्रेजुएशन की है, आज 5 साल से घर पे बैठा है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाता है, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। लॉकडाउन से 5 अगस्त से जो लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा है उसकी वजह से लोगों की रोजी रोटी जो है वो छीनी गई है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कमाने के लिए एवेन्यूज नहीं है, कहीं वो जाते कमाने। नौजवान हमने देखे, आपने भी देखे होंगे, अब भी
फील्ड में होते हैं, हम भी फील्ड में बहुत सारे नौजवान हमने देखे जो पोस्ट ग्रेजुएशन PhD करके या MPhil करके मजदूरी करते हैं या किसी जगह बारबेक्यू बना के बेचते हैं या कोई और काम करते हैं। उनके लिए बेटर है ना कि वो इस अगर वो उनको 12th तक ही वेटेज दिया जाए, इस जॉब में आ जाए। हाँ एग्जैक्टली, मेरा यही कहना है कि 12th का जो है, देखो एक तो ओवर एज में नहीं हो जाएंगे और दूसरा कि अगर उनमें पोटेंशियल है, वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं तभी वो इसमें जाएंगे ना। देखिए पहले तो यहाँ पे मैं पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करूँ, कुछ मिलियन लोग उसने अपनी जॉब्स कब खो दी, जब डिमोनेटाइजेशन होती है। डिमोनेटाइजेशन के बाद जब कोविड आ जाता है, कोविड में फिर से लोग जॉब खो बैठते हैं। ये हालत देखनी है कि जिस देश में लोग जॉब खो बैठते हैं तो जो नए हैं उनको जॉब कहाँ मिलेगा। अभी आप अनाउंस कर रहे हो, अभी जिसने 10वीं तक पढ़ा है 12वीं तक पढ़ा है उसको compete करना है, उनके साथ करने दो। या तो आप साइमल्टेनियसली दूसरी नोटिफिकेशन निकालो। देखो 12th और 10th के जो बच्चे हमारे यहाँ है वो कम है। अगर आप 8000 कुछ पोस्ट्स लेके आप 10th और 12th के बच्चों के लिए लाते हो, ग्रेजुएट लोगों के लिए इससे डबल पोस्ट होने चाहिए क्योंकि उनकी तादाद जो है वो ज्यादा है। इसलिए ये बैलेंस करने के लिए इनको तब तक विदहेल्ड करना चाहिए, ये नोटिफिकेशन को विदहेल्ड करना चाहिए, या तो इनको जो नए पोस्ट निकालने ग्रेजुएट्स के लिए पहले वो लेके आने चाहिए, पहले वो पोस्ट ले जाओ और उनकी तादाद इससे डबल होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट सर्वेज हमारे पास आती है उनके मुताबिक जो है हमारे ग्रेजुएट बच्चे जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 10th 12th। क्योंकि कई सालों से आपने देखा होगा सरकारी पोस्ट निकलते ही नहीं, रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है। ठीक है, कुछ 2-4 साल पहले जो है एजुकेशन में टीचर्स की कुछ पोस्ट असामियों के लिए जो रिक्रूटमेंट हुई है, मुझे नहीं लगता उसके बाद कई सारे पोस्ट्स के लिए एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो नहीं। हम जेके बैंक की नोटिफिकेशन देखें जिसमें बैंकिंग एसोसिएट्स वगैरह निकले, उसमें जो एज लिमिट रखी गई है 30 तक ही रखी गई है। यहाँ पे हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं 30 से आगे क्रॉस कर चुके हैं, वो ना जेके बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, ना क्लास 4th के लिए अप्लाई कर, उनके लिए क्या होना चाहिए? ये दिक्कत इसमें भी है। एक तो जेके बैंक को पहले रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस हुई, बच्चों ने 8 महीने 10 महीने कंटिन्यूसली कोचिंग ले ली, पढ़ाई की, घर पे बैठे कुछ काम नहीं कर पाए, घर के खर्चे पे जो है अपना 1 साल गुजारा अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद रिक्रूटमेंट हो जाती है। रिक्रूटमेंट के बाद उसको नल एंड वाइड करा दिया जाता है। ठीक है, IBPS रिक्रूटमेंट करती है, उसके बाद फिर से जो है रीअनाउंस पोस्ट किए गए हैं। मुझे बताइए जिन बच्चों ने उसमें फीस भरा है क्या वो कंपनसेट होगा उनको? ठीक है, या जिन्होंने 10 महीने 8 महीने पढ़ाई में लगाए, अब फिर से उनको बैठना है, फिर से वो सारा जो है अपडेट करना है, रिवाइज करना है, ये दिक्कत है। और मुझे समझ नहीं आता है अगर 40 एज बार है जेके बैंक में 30 एज बार क्यों है? इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? जो कंपटीशन में compete कर पाएगा, एक टेस्ट एग्जाम होगा, अगर उसमें compete कर पाता है, वो डिजर्विंग है, उसको जॉब दे देनी चाहिए। उसमें 30 रखना क्या मकसद है? या जो अकाउंट असिस्टेंट के और पोस्ट निकले हैं, मुझे सुनने में आया उसमें जो है 50% जो है मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी एक बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है। उसका अगर एग्जाम होने वाला है तो एकेडमिक्स में 50% से ज्यादा मार्क्स लेना उसमें क्या मकसद रखता है? उसमें तो एग्जाम हो रहा है, इंटरव्यू हो जाएगा, जो वो क्वालिफाई कर पा जाएगा, चाहे वो रिटर्न लोगे या वाइवा लोगे, जिस तरीके से आप ले रहे हो। अगर वो बच्चा इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाता है या रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर पाता है, वो डिजर्विंग है। अब उसका एकेडमिक्स खराब है, उसमें उसकी 50% से कम है, 1%, 2%, 5% कुछ भी, तो आप उसका जॉब छीन रहे हो, आप उसको परेशानियों में डाल रहे हो। ये इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे आर्टिकल 370 एबॉलिशन से पहले स्टेटमेंट आता है, हम जेके के जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लाया जाएगा। अब ऐसी पॉलिसियां आती है, वो यूथ को एम्प्लॉय कर पाएंगे इससे? देखिए तौकीर भाई, ये जो केंद्र सरकार की तरफ से वादे किए गए ना, वो खोखले साबित हो रहे हैं। 1 साल हुआ 370 को एब्रोगेट किया हुआ, मुझे आप दिखाइए ग्राउंड पे कहाँ डेवलपमेंट है। नरेगा यहाँ पे चल रही थी, वो आज भी चल रही है, वो तब भी चल रही थी। मुझे बताइए कौन सी स्पेशल रिक्रूटमेंट हो गई है? कुछ नहीं हो गई। ये लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को इजाफा हो गया ज्यादा। एग्जैक्टली इजाफा हो गया है, क्योंकि तब भी लोगों ने यहाँ पे जॉब खो बैठे, नौजवान जॉब खो बैठे, जो कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे या जिन्होंने अपने बिजनेस एस्टैब्लिश किए थे,
तो उनका बिजनेस खराब हो गया। उन्होंने लोन लिया था, डिफरेंट बैंक से लोन ले लिया, डिफरेंट स्कीम्स के तहत उन्होंने लोन ले लिया था, आज वो रिपे नहीं कर पा रहे हैं। उनको जो है जहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग हायर की है, फॉर एग्जांपल कहीं पे अपना इस्टेब्लिशमेंट रखा, कहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वहां पे उनको पे करना पड़ता है, उनको वहां पे रेंट जो पे करना पड़ता है, लेकिन वहां से जो है उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। बैंक को कल जाके उनको वापस रिपेमेंट करना है, पैसा लाएंगे कहाँ से? ये बच्चे तो खुदकशी करेंगे ना। ये बच्चे खुदकशी करने के लिए यहाँ की सरकार इनको तैयार कर रही है। इनकी पॉलिसीज जो है वो गलत पॉलिसीज है। मुझे लगता है सरकार को, मैं ये जो रिक्रूटमेंट निकली, मैं सरकार से दो हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि आप इसको रिव्यू ले लीजिए इसका। या तो आप एक काम कीजिए, या तो आप ये ग्रेजुएट जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको फॉर्म इसमें अप्लाई करने दीजिए, फिर आप उसकी जो हायर क्वालिफिकेशन है उसका वेटेज मत दे दीजिए, वेटेज तो 12th का ही रखिए। इंटरव्यू एग्जाम हो जाएगा, रिटन टेस्ट हो जाएगा, वो जो क्वालिफाई कर पाएगा उसको जॉब मिलेगी, ठीक है। या तो आप एक काम कीजिए, साइमल्टेनियसली आप इसको तब तक विद हेल्ड कर दीजिए जब तक आप ना उन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए आप कोई रिक्रूटमेंट का ऐलान नहीं करते, कोई पोस्ट लेके नहीं आते हो। चलिए हम दूसरी तरफ जाते हैं। शाकिर भाई, आपको पता ही है हाई स्पीड इंटरनेट कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल नहीं है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, सही बात। वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं अवेलेबल? पहले मैं सरकार के उन दावों को यहाँ सामने अपने लोगों के सामने रखूंगा। सरकार का दावा है कि 4G इंटरनेट की वजह से यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ जो है मिसयूज उसका किया जाता है, ठीक है। मुझे आप या सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो इंडिया की उस पर खतरा बन रहा है, मुझे आप समझाइए। पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इससे इंटीग्रिटी पे क्या खतरा पड़ रहा है। क्या यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कमज़ोर है? क्या यहाँ की जो गवर्नमेंट बाकी इदारे हैं वो कमज़ोर है? क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो कमज़ोर है? वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते? अगर सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है तो वहां पे क्रिटिसिज्म भी किया जाता है गवर्नमेंट का। क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां पे क्रिटिसिज्म को वेलकम करना चाहिए? क्या ये चाइना है जहां पे क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते हो, जहां पे कोई बादशाह बैठा है, खानदानी राज चला रहा है? ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोगों को बोलने का हक देना चाहिए। क्रिटिसिज्म को आपको समझना चाहिए। आपका अगर क्रिटिसिज्म होता है आप अपना आर्गुमेंट डाल दीजिए, नहीं जनाब आप लोग कह रहे हैं ये नहीं है ये है, आप लोगों को समझा दीजिए। दूसरी चीज, और आज ही के दिनों में आप देख रहे होंगे कि ब्रॉडबैंड में तो ठीक ठाक स्पीड चल रही है। जियो फाइबर को अभी लॉन्च किया जा रहा है, कई सारे एरियाज में जो जियो फाइबर आ चुका है। अगर जियो फाइबर पे 200-300 GB पर सेकंड की स्पीड आप ले सकते हो, क्या वो खतरा नहीं है? 4G इंटरनेट मोबाइल फोन्स पे जो यूज करता है वो गरीब का बच्चा यूज करता है। कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, जम्मू एंड कश्मीर में भी वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ का बच्चा जो है उसका फायदा नहीं उठा पाया। अब मैं बताता हूँ वजह क्या है। क्योंकि 2G इंटरनेट स्पीड जो है ये बहुत कम स्पीड होती है, वीडियोस को प्रॉपर्ली प्ले नहीं कर पाते हैं। अब वीडियो प्रॉपर्ली प्ले नहीं कर पाएगा बच्चा तो वो वहाँ पढ़ेगा क्या? या ऑनलाइन क्लास जो जूम ऐप वगैरह वगैरह ऐप्स के थ्रू जो यूज किया जाता है, वहां पे जब टीचर अगर आगे कुछ व्हाइट बोर्ड लिखता होता है उसको वहां से यहाँ से कैमरा से दिख नहीं पाता उसने क्या लिखा। तो मुझे बताइए, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ के बच्चों को आप जो है फैसिलिटीज फराहम नहीं कर रहे हो। अभी तक क्या होता था, जब तक आर्टिकल 370 था तब तक यहाँ के लिए हमें रिजर्वेशन थी, कोई बाहर का जॉब यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता था जॉब में, ठीक है। कई सारी रिजर्वेशन थी, अब वो रिजर्वेशन खत्म हो गई। अब हमारे मैं कोफाड़ा में रहता हूँ, मेरे वहाँ कई सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट का मोबाइल फोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बिजली अवेलेबल नहीं है। वहाँ का बच्चा, उस बच्चे को दिल्ली में जो बच्चा रहता है उसके साथ कम्पीट करना है। खुदा रहा आप मुझे समझाइए कि ये बच्चा जिसके पास बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसके पास मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके पास मोबाइल इंटरनेट नहीं है, वो बच्चा उनके साथ कम्पीट कैसे कर पाएगा? अभी जियो फाइबर आप लॉन्च कर रहे हो, क्या वो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट नहीं है? मुझे आप समझाइए। वो थ्रेट नहीं है। अगर उस पर इतनी हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर पाता है बंदा, लेकिन वो अमीर घर का है, उससे
गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं शाकिर है। साहब दिक्कत है गरीब बच्चे का, गरीब बाप का बेटा ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये गरीब ही रहना चाहिए, इनकी राजनीति के लिए ये बंदा सही है। शाकिर साहब का ये नहीं कहना है कि किसी कंपनी को एग्जैक्टली मुझे आप बताइए, BSNL का करोड़ों में लॉस होता जा रहा है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। उसके बरक्स क्या है, ये सपोर्ट करे, एक प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट करे। यहाँ आपको याद होगा शायद कि 2016 में जब यहाँ पे बुरहान वानी की डेथ के बाद क्या हो जाता है कि पूरा यहाँ पे जो है इंटरनेट या मोबाइल कनेक्टेड सारा बंद किया जाता है, शट डाउन हो जाता है। कुछ थोड़ा सा टाइम हो जाता है, उसके बाद जियो आता है। जियो यहाँ पे सिम कार्ड जो है लोगों को देना शुरू कर देता है। लॉकडाउन में से जो कर्फ्यू वगैरह लगा था सरकार की तरफ से, लोग चले गए वहां से, प्री ऑन पोस्ट सिम्स लेके आए। वो प्री ऑन पोस्ट तब पहली बार कश्मीर में आया, तब तक प्रीपेड होता था, पोस्ट पेड होता था। प्रीपेड में जो है जो पैसा भरे उसका फोन करे बात करते, पोस्ट पेड में फोन करने के बाद बिल आती थी। लेकिन प्री ऑन पोस्ट में पता नहीं उसमें पहले ही पैसे डालने पड़ते, लेकिन पोस्ट प्री ऑन पोस्ट इसलिए लिखा गया क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे पोस्ट पेड को चलने देते थे, प्रीपेड को चलने नहीं देते थे। अब उनकी कंपनी को भी यहाँ लॉन्च होने दिया उस वक्त लॉकडाउन में से प्री ऑन पोस्ट उनका आया। जो लोग थे सारे, क्योंकि फोन जरूरी था, उनके बच्चे बाहर स्टेटों में पढ़ते थे, उनकी फैमिलीज बाहर थी, तो यार रिश्तेदारों की खबर लेनी थी, कई सारे काम इससे होते हैं फोन से। लोग मजबूर होके उन्होंने जियो की प्री ऑन पोस्ट सिम्स ले ली, और उस वक्त भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट मिला, जो इन्होंने पोस्ट पेड सिम्स ही खुली रखी, उन्हीं पे जो कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध रखी, उससे जियो को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। आज जहां से 4G इंटरनेट को डाउन किया गया है, आज भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है जियो को। ये मोनोपोली जैसी खड़ा हो रही है यहाँ पे। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप सिंसियर रहिए, लोगों के साथ सिंसियर रहिए। एक गरीब बंदा जो है वो किसी भी हाल में जो है जियो फाइबर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैं भी जियो फाइबर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 4,000-3,000 एक महीने के नहीं है मैं जो इंटरनेट पे लगा दूं। मेरे पास ये फोन है, मैं इस फोन का यूज कर सकता, जिसमें मैं 300, 400, 500 में 500 महीने का बिल भरता हूँ, मैं इस पे इंटरनेट यूज कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है ये गलत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चों को ना ये पीछे धकेलने की एक साजिश हो रही है। ये बच्चा जब दिल्ली वाले के साथ, महाराष्ट्र वाले के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो इसको तो मजदूरी रहना है ना, इसको मजदूरी ही कर रही है ना। ये अपने आप को ठीक ठाक लाइफ नहीं दे पाएगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मैंने पहले भी कहा, ये चीज है इनकी राजनीति के लिए ठीक है। अगर यहाँ का बच्चा, यहाँ का नौजवान अनपढ़ रहेगा, ये उसको कुछ भी उससे कुछ भी करवाया जा सकता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा ये गलत राजनीति क्या है, सही राजनीति क्या है। वो डिसाइड नहीं कर पाएगा किसको अपना वोट देना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में, ये मेरिट्स डिमेरिट्स को देख नहीं पाएगा। ऑलरेडी हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो 1 साल से बंद पड़े हुए हैं, करीबन 1 साल से, 5 अगस्त के बाद जो बंद ही पड़े, तो उसके बाद बीच में 15 दिन शायद खुले थे। अब एजुकेशन सिस्टम इस ऑनलाइन मिल रहा है, कोविड पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन से, फिर भी बच्चे वो उतना नहीं ले पा रहे, क्योंकि 4G यहाँ पे नहीं है, 2G चल रहा है, जो वीडियोस आते हैं बफर होते हैं। अब शाकिर साहब का क्या रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट ही कहेंगे गवर्नमेंट की तरफ। हम लाचार हो चुके हैं, मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 4G इंटरनेट स्पीड को बहाल किया जाए। ये इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कम्युनिटी, जम्मू एंड कश्मीर, आप 4G बहाल कीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए। इनका कंपटीशन है आगे, इनको बहुत आगे जाना है। 1 साल से लोग इन बच्चों को आप परेशान कर बैठे हो। अभी खुदा के लिए तो छोड़ दीजिए 4G इंटरनेट, कम से कम जब तक ये कोविड को खत्म होने दो, फिर 2G पे लाओ। लेकिन फिलहाल तो कम से कम ये ऑनलाइन क्लासेस ले पाए। यहाँ से आज रिक्रूटमेंट हो रही है, देखिए इसी के साथ इसका भी आप वास्ता देखिए, वास्ता कैसा है, कैसा चल रहा है, ऑनलाइन ये प्लानिंग कैसे है, पता नहीं लोग समझ रहे हैं। लेकिन मुझे जो अंदेशा है मैं वो बता देता हूँ, मेरे लोग मुझे सुनते हैं, वो देखेंगे, वो समझ जाएंगे ये कैसे। देखो यहाँ पे अब 4G इंटरनेट नहीं है, आज YouTube पे आपको सारे क्लास जो आपको कोचिंग सेंटर्स में मिलती है, वो आज YouTube पे आपको वो सारे क्लास मिलते हैं। अभी एक बच्चे को प्रिपेयर करना है SSB के पोस्ट के लिए, डोमिसाइल को लाया गया है। डोमिसाइल में हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट का जो एलिजिबल बंदा होगा वो यहाँ पे डोमिसाइल हासिल कर सकता है और इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बच्चे को अब फैसिलिटी नहीं है, ये पढ़ नहीं सकता है,
ये इसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकता। अब कोचिंग सेंटर जाता वहां पे क्लास ले लेता, लॉकडाउन है, क्लास नहीं ले पाएगा, अब अपने फोन से ये क्लास ले लेता, लेकिन वहां पे इसके पास 4G हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। अब ये सिंपल बात ही आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है। अभी यहाँ क्लास ले, अब यहाँ पे जो फॉर्म बाहर के लोगों ने भरे है, अब इसमें जो सिलेक्शन किन की होगी, वाजिया बात है किन की होगी, उन्हीं की होगी जो पढ़ के आए हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन की है इस एग्जाम के लिए। अब जिसने नहीं की है वो इसमें इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ के बच्चे जो है ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी स्टेट्स के बच्चे आएंगे, वो यहाँ जॉब ले जाएंगे, वो यहाँ पे जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है। यहाँ का बच्चा जो है वो ऐसे ही रहेगा, वो डिप्रेशन का शिकार होता रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा आगे। ये सारी परेशानियां हैं, ये समस्याएं हैं, इन पे यहाँ की सरकार जो है, यहाँ की सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो है, हमारे ट्रेड यूनियंस है, बाकी जो हमारी एनजीओज यहाँ पे काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। 4G एक छोटा विषय नहीं है, इसके साथ हमारी जिंदगी के कई जो स्फीयर्स जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनको थोड़ा बारीक बीनी से देखना पड़ेगा हमें 4G इंटरनेट ये फेसबुक के लिए नहीं है, या ट्विटर के लिए ट्वीट करने के लिए इसका मकसद नहीं है ट्वीट करना। इसके साथ हमारी उनकी जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जीएसटी रिटर्न्स भरने होते हैं, या बाकी आज तो ऑनलाइन ही सारा कुछ है, वो भरने तो वो नहीं कर पाते। टूरिज्म को यहाँ से खोल दिया जाता है, लेकिन जो टूरिज्म के साथ रिलेटेड ट्रैवल एजेंट्स है, बाकी सारे लोग हैं, होटल वाले हैं, वो जो है ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर पाते। अगर कोई बाहर से टिकट बुक कर यहाँ कोई होटल बुक करता है, यहाँ का मुझे नहीं लगता वो ठीक ठाक से वो देख पाएगा इंटरनेट पे इसने मेरे होटल में टिकट बुक की हुई है। शाकिर साहब, आपने लॉकडाउन की बात की। हम लॉकडाउन पे पहले लॉकडाउन यहाँ श्रीनगर कश्मीर में लगता है लॉकडाउन, उसके बाद वो रिओपन हो जाए, फिर कुछ दिन पहले फिर से लॉकडाउन। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? लॉकडाउन फिर ज़रूरी था? देखिए, लॉकडाउन मुझे लगता है ज़रूरी है, मगर कुछ चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लॉकडाउन मार्च में हो जाता है, यहाँ पे भी लॉकडाउन हो गया, फिर अनलॉक 1 अनलॉक 2 हो गया, फिर लॉकडाउन फिर से रिवाइव हो गया है। जो इसकी वजूहत बताए जाते हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक बात है, एक नोवल डिजीज है, इलाज नहीं है, हम ब्लेम नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। हाँ, जो इनको करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। जब इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ियां व्हीकल्स अब चलने लगी है, लोग आने लगे, इधर उधर जाने लगे, तो एक रिपोर्ट मैंने देखा, कोई चैनल जो है वो टनल के पास से रिपोर्ट कर रही थी। वहां पे जो बाहर से लेबर क्लास आता था, उनकी टेस्टिंग नहीं हुई, उनकी प्रॉपर जो है स्क्रीनिंग नहीं हुई, उनको यहाँ आने दिया गया। वो यहाँ लोगों से मिले, यहाँ लोगों के साथ उठे बैठे, तो जाहिर सी बात है बाहर के स्टेट्स में जो है ज्यादा फैला हुआ था। कम्युनिटी स्प्रेड से हम बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, जब उनको स्क्रीनिंग करनी थी वहां पे स्क्रीनिंग नहीं हो गई, उनको यहाँ आने दिया। इसमें लोगों की भी कई सारी गलती है कि लोगों ने इसको बड़ा इजी ले लिया। जब अनलॉक हो गया, मास्क नहीं पहने, लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ गले लगने लगे, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हुई। आपने देखा होगा कि इन्हीं दिनों कितनी सारी पॉलिटिकल गैदरिंग्स हुई, जहाँ पे हजारों लोग, जहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे थे, उनकी अंडर देयर नोज वहाँ पे कई हजार लोग जो है जमा हो गए, उसका नोटिस नहीं लिया गया। कल जाके भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ है, वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। कुछ दिन पहले ही वो कश्मीर में उन्होंने कई सारी मैं कहूँगा गैदरिंग से जो है खिताब किया। जहाँ बांडीपोरा में बीजेपी के कार्यकर्ता की डेथ होती है, वहाँ पे पता नहीं कितने दर्जन लोग बैठे थे, वो उनके बीच में बैठे थे, वहाँ पे लोगों के साथ मिले, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन गवर्नमेंट जो है एक्शन लेने से कासिर रही, गवर्नमेंट ने उसका नोट नहीं लिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका नोट नहीं लिया। आज कई सारे लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, एसओपीएस को फॉलो नहीं किया। अब जो वहां लोग उनके साथ मिले, उनके साथ बातचीत हुई, उनके सामने रहे, तो अंदेशा है कि वो भी इन्फेक्टेड हुए होंगे। अब टैगोर हॉल में तो कई सारे लोग बैठे थे, अब उन सबको ये ना ट्रेस करना है, फिर उसके बाद उनकी टेस्टिंग करनी है। अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आया, फिर देखना है उनके कॉन्टैक्ट्स कितने सारे होंगे, इतने दिनों वो कितने लोगों से मिले होंगे, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया डिजीज का। ये अभी बड़ा वबाल सा बन गया है यहाँ पे।
तो डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से स्टेटमेंट आता है जो नोवेल कोरोना वायरस है अब ऐसे फेज में आया है जो डेंजरस है। पहले तो मॉडरेट था, कश्मीर में मॉडरेट फेज Exactly. अब डेंजरस फेज में आया है, आए दिन कई अमवात होते हैं। इसको कैसे रोकें, आपको कैसे रोकें, क्या करना चाहिए? मैं इसके लिए हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारे जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स रही है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने जो सियासत यहाँ पे वो गलत सियासत थी। यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों को, यहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटीज़ बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए थी वो नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मैं कुपवाड़ा से आता हूँ, वहाँ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अभी कई सारे विलेज है जहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी वहाँ है ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आपने इन्हीं दिनों रिपोर्ट्स देखी होंगी, कईयों की डेथ होगी क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं थी। एक हॉस्पिटल है हमारे कुपवाड़ा में, एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोड बढ़ गया, वहाँ पे काम नहीं हो पाया। स्टाफ जो बाकी PHCs में था, जो डिस्पेंसरीज में था, उनको एंगेज करना पड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ पे अब प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे जो बच्चे थे या कोई बीमार होता था वो ब्लड प्रेशर चेक करवाता या कोई और इम्यूनाइजेशन वगैरह वगैरह का जो काम होता था वो भी डिसरप्ट हो गया। वही कि ये उनकी गलतियों की वजह से मुझे लगता है कि अभी ये प्रॉब्लम हुई। ये मैं नहीं कहूँगा जम्मू एंड कश्मीर में ही है, बल्कि हिंदुस्तान की हर रियासत में यही हालत है। जो भी सियासतदान है उन्होंने कुछ और मुद्दों को लेके वो आगे चले गए, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उनकी तरफ से कोई लोग थे। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना आपको कि जब गैदरिंग्स, जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स चल रही है, रैलीज चल रही है, कहीं से कहीं, मैं कुपवाड़ा में देख रहा था कई पार्टीज के लोग जो है वो गाँव चले जाते हैं, 10-20 लोग एक साथ गाँव चले जाते हैं, अपनी पार्टी के लिए कुछ कैंपेन कर रहे हैं। तो इन सिचुएशंस में मुझे लगता है उनको ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। या जहाँ पे भी जो इन दिनों हुई पॉलिटिकल गैदरिंग्स हुई जिनमें से पॉजिटिव कई करार पाए गए हैं, उनको नहीं होने दिया, उनको वो गैदरिंग जमा नहीं करने देना चाहिए था, नहीं उनको जमा होना चाहिए था वहाँ पे। तो अगर वो गलती से आ भी जाते तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसका नोट लेना चाहिए था, उनको रोकना था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है, उनको ये मानना चाहिए, उनको ये स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये अभी इस स्टेज में आ गया कि अभी भी लोगों को चाहिए कि इसको इसी नाले हद से ज़्यादा कोशिश फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, मास्क वगैरह जो भी हेल्थ एडवाइजर्स हमारे पास है, चाहे वो WHO की तरफ से है या हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स यहाँ से है उनकी तरफ से, उनको हमें सीरियसली लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्टेटमेंट आता है, अगर लॉकडाउन रहा, ऐसे ही रहा, कई मिलियन लोग मर सकते हैं भूख से, ना कि पैंडेमिक से बल्कि भूख से मर सकते हैं। अब एक्टिविज्म में है, आपको कैसा लग रहा है कश्मीर में कैसे? जब पहले यहाँ लॉकडाउन हो गया, मैं उन सारे नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने सेल्फलेसली इसमें काम किया। कई सारे NGOs भी जुड़े इसमें जो सेल्फलेसली काम किया। जब वो सरकार आज 5 किलो राशन दे रही है और दाल का 1 किलो दे रहा है, एक फैमिली को 1 महीने के लिए 1 दाल का किलो दिया जाता है। शर्म की बात होनी चाहिए उनके लिए। मुझे बताइए कि एक फैमिली जिसके पास को इस लॉकडाउन की वजह से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है, 1 महीने के लिए आप उसको 1 किलो दाल देते हो। क्या 1 किलो दाल उसको 1 महीने के लिए काफी है? सीधी सी बात है। तो उसके बाद हमारे नौजवान जो है, हमारे बिजनेसमैन यहाँ के, हमारे जो आसुदा हाल लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पैंडेमिक में जो है सेल्फलेसली काम किया। लोगों के पास पूछे, लोगों के घर पूछे, उनका खाना वगैरह अरेंज किया। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें थे, उनका भी मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने काफ़ी सारा काम किया। हर घर पूछे, जिसको जो प्रॉब्लम थी उसका खास ख्याल रखा गया। अभी अगर आप लॉकडाउन फिर से कर रहे हो तो वो दाल 1 किलो दे रहे हो ना, आप अपने घर में पका के देखिए पहले, आपको 1 दाल के किलो पे 1 महीना चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपके घर में 1 दाल के किलो पे 1 महीना नहीं चलेगा तो मुझे आप समझाइए खुदा रहा उस गरीब के घर में जिसके 5 बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, जिसका माँ बाप है, जिसके घर में 10 आदमी रहते हैं और 1 किलो दाल दे रहे हो आप 1 महीने के लिए, उसको सारी फैसिलिटीज दे दो। लॉकडाउन तब देखो, लॉकडाउन में हम लोगों को भी बार बार ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जिसके घर में खाने के लिए शाम को कुछ नहीं है, वो लॉकडाउन को क्या करेगा? वो चाहेगा कि भूख से ना मरो, कोविड से मरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूख से वो मरना नहीं चाहिए चाहेगा।
तो इसलिए अगर आप लॉकडाउन कर रहे हो सारे लोगों को फैसिलिटीज दो, ठीक है, जो हमारे यहाँ लोग रहते हैं उन सबको फैसिलिटीज दो, उनको फूड प्रोवाइड करो, उनको जो एसेंशियल्स है वो प्रोवाइड करो, तब जाके लॉकडाउन को आप सक्सेसफुल बना सकते हो। अगर आप उनको फूड वगैरह जो भी फैसिलिटीज उनको चाहिए आप दे नहीं रहे हो, लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए सरकार को उन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लॉकडाउन का सक्सेसफुल होना किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। शाकिर साहब, लोगों में काफ़ी ये कॉन्स्पिरेसी लग रही है, जो कोविड-19 कॉन्स्पिरेसी है। बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए पार्क, टूरिस्ट डेस्टिनेशन खुले हुए, जो लोकल हैं उनके लिए लॉकडाउन है। आप इस चीज़ को किस तरह? हमारा जो टूरिज्म सेक्टर जो है वो ज़्यादा सिटी में ही है। डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब से जो पूछा गया था कि आपने ऐसे क्यों किया, तो उसने कहा कि पार्क्स भी उसी एरिया में खुली रहेंगी जो कंटेनमेंट जोन नहीं है, ठीक है। बाकी जो एरिया जो कंटेनमेंट जोन है, अगर उसमें कोई बड़ी से बड़ी भी पार्क है, टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ टूरिस्ट को एलो नहीं किया जाएगा। लेकिन असल में दिक्कत क्या है, हमारे लोग डरे हुए हैं। अगर आपको याद होगा कि जब 5 अगस्त का मसला होता है, मैं आपको रिसेंट एक एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि एग्जाम्पल्स कई सारे हैं, एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। सतपाल मलिक जी जो है वो हमारे यहाँ तब गवर्नर हुआ करते थे। जब उनसे पूछा गया क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। र्यूमर था कि स्टेट को बाइफरकेट किया जाएगा, दफा 370-35 को हटा दिया जाएगा, लेकिन कहीं से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता था। अगर आता भी था उसके बाद उसको बोलते हैं एग्जैक्टली उसको डिनाई किया। कई सारे ऑर्डर आए, ये करो वो करो, स्टॉक जमा करो वो करो, लेकिन उसके बाद डिनाई हो जाता, नहीं ऐसा नहीं, इसके लिए किया जाता है। अब लोगों को यहाँ पे जो भरोसा कम रहता है, इनको भरोसा नहीं होता है। जब कोई पॉजिटिव किसी का रिपोर्ट आता है, लोगों को वही लगता है कि शायद ये भी कोई कॉन्स्पिरेसी है। मुझे नहीं लगता है ऐसा है कि हाँ कहीं पे अभी डिजीज नोवेल है, कहीं पे जो है हमारे एक सहाफ़ी जो है, बड़े सहाफ़ी है कश्मीर के, जिनका एक लैब से पॉजिटिव आया, दूसरे लैब से नेगेटिव आएगा। इससे लोगों में कंफ्यूजन हो गया, शायद ये कोई कंस्पिरेसी ही है। डिजीज नोवेल है, मैंने जहां तक इसको समझा है कि डिजीज नोवेल है, इसके लिए अभी जो है प्रॉपर पता नहीं है कि कैसे टेस्ट किया जाए। मेडिसिन तो है ही नहीं, कैसे टेस्ट किया जाए, कैसे आप डायग्नोज कर पाए कि किस में क्या सिम्टम्स है, इस सिम्टम की वजह से इसको कोविड हो सकता है, या टेस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है। पहले तो मैंने देखा, पहले तो किसी एक तरीके से टेस्ट किया जाता था, फिर आया कि नहीं अब दूसरे तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये नोवेल डिजीज है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, आप तो लोगों को क्लैरिफाई कर दिया करो साथ साथ ही कि अगर ये प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई। तो मुझे लगता है कि नोवेल डिजीज होने की, यानी कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके बारे में प्रोसीजर पता नहीं कि कैसे इसको ठीक ठाक से डायग्नोज किया जा सकता है, इसमें कंफ्यूजन होने का अंदेशा है। चलिए, आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं इसकी जो दवाई मार्केट में सब इससे तो अभी इंडिया भी क्लेम कर रहा है कि हम भी कोई 100 लोगों पे जो कोविड पॉजिटिव उनकी कोई मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं। यूएसए भी क्लेम कर रहा है। तो हमारे यहाँ से जो है पतंजलि ने भी एक ऐलान किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो फेक साबित हो गया था। मीडिया में बहुत ज़बरदस्त कवरेज मिली थी, तो लेकिन दूसरे दिन ही पता चला कि उसको कोविड के लिए मेडिसिन बनाने के लिए जो परमिशन नहीं मिली थी, बल्कि इम्यून बूस्टर के लिए परमिशन मिली थी। लेकिन हमारा मीडिया भी ना, नेशनल मीडिया में दिक्कतें हैं कि उन्होंने उसको ऐसा बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि लोगों को कंफ्यूज किया गया। तो ये सारी कोशिशें जो है नाकाम होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि शुक्र कि कहीं से फंस गया कि लोग एक्टिव रहे सोशल मीडिया पे, लोगों ने इस विषय को ना बढ़ चढ़कर उठाया, तब जाके पता चला ये कोविड के लिए दवाई तैयार नहीं कर रहे, ये इम्यून बूस्टर तैयार कर रहे थे। अदरवाइज मुझे लगता है शायद ये क्या कर लेते कि उसी को कोविड की दवा समझकर भेज देते। शुक्र है कि पता चला। शुक्रिया शाकिर साहब हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे सईद शाकिर, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट। हमने डिफरेंट टॉपिक से बात की। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन पे नजरसानी करे और इनको संजीदगी से ले, ताकि जो यहाँ के यूथ हैं उनको भी जॉब मिल जाए।